ही नहीं यहाँ का। थोड़ा और पीछे कर दो ना ये गमला हटा के। नहीं नहीं सभी बड़ी हाँ बस। बिंदियों को सादर प्रणाम। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 181 में आज हमारे साथ हैं अतिथि बड़ी बिंदी सपना सिंह। जानी मानी लेखिका सपना सिंह का स्वागत है बड़ी बिंदी में। सपना मैम, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अभिवादन, खास तौर से विभा तुम्हारा और विभा रानी दीदी का भी। उनकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जैसे कुछ स्त्रियां जो मुझे बहुत भाती हैं उनमें से एक है विभा रानी दीदी। तो आज उनके इस पटल पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने याद किया। सपना जी, ये जो बड़ी बिंदी का मंच है इसमें सभी स्त्रियों का स्वागत है। ये सबके लिए खुला है और विभा रानी दी ने इसको सूर्यवाला दी के जन्मदिन पर निर्मित किया था, तो ये हम सबके लिए एक बहुत उपयुक्त मंच है। आज आपके साथ बातचीत करेंगे, मुख्य विषय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके मुंह से आपकी जीवन यात्रा के बारे में सुने हम लोग। अब जीवन यात्रा तो, अब अगर लेखन का मैं कहूँ तो ऐसा कोई खास तो नहीं था, बस पढ़ने लिखने का माहौल था घर में, क्योंकि हम लोगों का जो समय था वो बहुत ऐसा समय था कि बच्चों के पास या तो वो खेलते थे बाहर, और फिर घर में जो बच्चे रहते थे जो अंतर्मुखी थे वो किताबें पढ़ते थे। और कोई जैसे आज जैसे मोबाइल और कंप्यूटर या टीवी का इतना चलन नहीं होता था। बहुत ज्यादा हुआ तो फिल्में देखते थे। तो हमारे घर में जो माहौल था वो, एक तो सिनेमा प्रेमी थे सारे के सारे लोग। हर संडे जो है पापा हमारे पूरे परिवार के साथ पिक्चर देखने जाते थे। और कस्बों में हम लोग की मतलब जो हम लोग रहे हैं तो कस्बों में रहे, पापा की पोस्टिंग ज्यादातर कस्बों छोटे शहरों में हुई है। जैसे बस्ती हुआ, जैसे बहराइच, नानपारा, इस तरह की जगहों पे रहे हैं। मऊ, नाथ भंजन, तो छोटी छोटी जगहें थी, वहां बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता नहीं था। तो उन जगहों पे एक तो किताबों का, बस पत्रिकाओं का एक सहारा था। और दूसरा जो थोड़े वैसे थे बच्चे जो बहुत बदमाश टाइप के, वो बाहर खेलते कूदते रहते थे। और हम लोग जो थे थोड़े सीधे साधे पड़ जाते थे या कमजोर पड़ जाते थे, बहुत दौड़ भाग वाला खेल नहीं खेल सकते थे, तो हम लोग बस किताबें लेके पढ़ते रहते थे। तो वो शौक धीरे धीरे जैसे 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 बड़े होते गए और ज्यादा बड़ी किताबों तक जो है पहुंचे, और ज्यादा बड़ी किताबों तक पहुंचे। फिर वो कुछ लगा कि लिखना भी चाहिए, अंदर जैसे कोई बात उमड़ी, तो अब उसको लिखने के लिए आप ज्यादा पढ़ो तो थोड़े शब्द भी बनते जाते हैं, ऐसा लगता है कि अरे हम भी लिख सकते हैं। और तब एक पत्रिकाओं में जो है वो किशोरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ी सारी ऐसे योजनाएं आती थी कि आप लिख के इस सब्जेक्ट पे भेजो। तो वो भी उत्साह उत्साह में एक जो है कि चलो कुछ भेजा जाए। अखबारों में, पत्रिकाओं में धर्मयोग वगैरह होती थी, कभी कभी कुछ छप भी जाता था तो और उत्साह बढ़ता था। ऐसे कर करके जो है वो लिखना शुरू कर दिया। फिर पहली कहानी हंस जैसी पत्रिका में छप गई, तो और थोड़ा उत्साह हो गया कि चलो भाई 21-22 साल की उम्र में हंस में छप गए हैं, वो भी कहानी, वो भी उसके नेक्स्ट बड़ी बोल्ड कहानी मानी गई वो उस समय। फिर उसके नेक्स्ट अंक 2-3 अंकों में बड़ी उसकी मतलब वो पत्रिकाओं में पहले पत्र खूब आते थे, तो बड़े पत्र भी आए। कुछ मेरे पास भी बहुत सारे पत्र आए उससे संबंधित, तो भी उत्साह थोड़ा बढ़ा। तो ऐसे धीरे धीरे करके लेखन में रुचि हुई। और फिर चीजें जो है वो, और आदमी जब अपने से हट के दूसरों को देखता है, दूसरों के जीवन के बारे में, तो ऐसे ऐसे करके विषय भी मिलते गए और फिर लेखन भी चलता रहा। बस यही तीसरी यात्रा है लेखन की, जीवन की। आपकी बातों से मुझे थोड़ा-थोड़ा अपना बचपन भी याद आने लग गया, क्योंकि मेरे पिताजी की पोस्टिंग भी गाँव कस्बों में होती रही और हम लोग भी छुट्टी के दिन सिनेमा देखने जाया करते थे, जिसमें वो स्मृतियाँ भी हैं जब हम लोग ट्रैक्टर पर बैठकर भी सिनेमा देखने गए।
तो वो जो गाँव कस्बों की ज़िंदगी है और जो बात आपने कही कि बहुत ज़्यादा विकल्प होता नहीं था, तो किताबें थी, पत्र-पत्रिकाएँ थीं। निश्चित रूप से आपकी इस बातचीत से हम मुख्य विषय के बहुत करीब आ गए हैं। एक छोटे से शहर से निकल कर के सपना सिंह जब हंस जैसी पत्रिका में छपती है, उनकी पहली कहानी, तो लोग जानते हैं कि सपना सिंह है। लेकिन सपना सिंह उससे पहले निर्मित हो रही थी, निर्मित हो चुकी थी, लिख रही थी लगातार। तो जो लेखन महानगरों से मुख्य रूप से राजधानी की मैं बात करूँ, चाहे देश की राजधानी की बात करूँ या राज्यों की राजधानी की बात करूँ। जो राजधानी से इतर साहित्य लेखन हो रहा है, उस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए जो लेखन है, अब जैसे कि मैं तो खुद कस्बों में ही रही हूँ ज़्यादातर। मुझे लगता है बहुत बड़े शहर तो मैंने देखे ही नहीं है सिवाय दिल्ली के और लखनऊ के अलावा, है ना? बहुत बड़े शहरों तक ऐसा मतलब उनका पैठ या वहाँ की जीवन के बारे में जो है, बहुत ज़्यादा नहीं जानते। हम लोग कस्बों में ही रहे हैं, वहीं हम लोग की पैदाइश हुई है, गोरखपुर जैसे शहर में पैदाइश हुई। और वहीं सराउंडिंग में ही आस-पास यूपी गवर्नमेंट में पापा थे तो आस-पास वहीं पे पोस्टिंग होती थी। तो जो लेखन जैसे पापा भी मेरे बहुत मतलब क्योंकि वो बहुत साहित्यिक प्रवृत्ति के थे, बहुत किताबें पढ़ते थे और लेखन में भी उनकी रुचि थी। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये मानती हूँ कि अगर उनको वो नहीं मतलब एक स्थापित या नहीं कर पाए, तो एक तो कुछ नौकरी की मजबूरियाँ रही होंगी। कुछ ये भी होता था कि छोटे शहरों में एक तो पता नहीं होता है बहुत लंबे समय तक लोगों को कि हम रचनाओं को कहाँ और कैसे भेजें। ये भी एक होता है बहुत कि दुविधाजनक स्थिति होती है। अच्छा दूसरे आप एक बहुत अनाम से शहर से, कस्बे से आप भेज रहे हो और तब जो है एक ही तरीका था आप डाक के द्वारा भेजते थे। और फिर आपको ये हर पत्रिकाओं में लिखा होता था कि 3 महीने तक आप वेट करिए रचनाओं का। उसके बाद फिर आप मान लीजिए कि वो या तो आपके पास उत्तर आ जाएगा और नहीं तो आप मान लीजिए कि अस्वीकृत है। तो इस तरह से हम लोग जब भेजते थे तो फिर लंबा इंतज़ार होता था। फिर एक डर रहता था कि कहीं स्वीकृत होगी या नहीं होगी। तो ऐसा मुझे लगता है कि हर कस्बे और वो आज तक भी है। आज भी मुझसे कई लोग पूछते हैं जैसे मेरे ही कोई मतलब परिचित हो, जिसको लेखन में रुचि है, कैसे भेजना है? क्या करना है? हम कहे अब तो बहुत आसान है, आप तो आप मेल कर दें। मतलब आपको अगर मेल आईडी पता है किसी पत्रिका की, आप मेल कर दो और फिर फ़ोन नंबर है, इतनी सहूलियत हो गई है। तब तो ये था कि हम बहुत छोटे शहरों के रचनाकार इस भी संकोच में रहते थे, वो जल्दी फ़ोन भी नहीं करते थे या फ़ोन करते थे तो फ़ोन कभी उठाया जाता था, कभी नहीं उठाया जाता था। तो ये भी चीज़ें थी, तो छोटे थोड़े राजधानी आप कहिए या जो मेन सेंटर होते हैं, जैसे साहित्य में भी आपने देखा होगा, अपने उत्तर प्रदेश में तो जो है वो इलाहाबाद एक लंबे समय तक साहित्य का सेंटर था। बहुत बहुत अच्छे वहाँ पे जो है प्रकाशन भी थे और हमें लगता है कि वो 60 50 के दशक के लगभग सभी बड़े लेखक वहीं से छपे हैं या वहीं से निकले हैं। फिर देश के कोने-कोने में गए हैं। तो वो भी एक हब जैसा बना हुआ था, जैसे आजकल दिल्ली बना हुआ है। फिर राज्यों में देखा जाए तो आपके हर राज्यों की राजधानी जो है उसका केंद्र तो होती ही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी सहूलियतें होती हैं और मंच होते हैं। विभिन्न जगहों से उनको अनुदान भी मिलता है, कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं, उनके द्वारा भी एक्सपोज़र होता है, साहित्यकारों या फिर कहिए कलाकारों का। तो ये फ़र्क तो पड़ता है, जो कि जो छोटे शहरों या कस्बों में रहने वाले या राजधानी से दूर रहने वाले लोगों को, वो चीज़ें जो है वो सुविधा नहीं मिलती है। तो कभी-कभी बहुत अच्छी और बहुत मतलब आप कह सकती हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएँ जो है वो छूट जाती हैं या उतना जितना महत्व उनको मिलना चाहिए एक बड़े परिदृश्य पे, वो नहीं मिल पाता। ये भी है। चर्चा होने से रह जाती है।
ये भी बात है जी कि मैम। आप बहुत अच्छा कुछ लिखें और फिर वो कहते हैं कि भाई साहित्य में भी एक लंबे समय तक आए कि आप नोटिस किए जाएंगे, जब कुछ आलोचक हैं जो सर्वमान्य धन्य जो भी कहिए आप, सर्वनाम धन्य जो भी हैं वो लोग, तो इनके ये भी है कि अगर उन्होंने उसके बारे में लिखा तभी आप माने जाएंगे। तो कई चीजें हैं। अब ये सब चीजों से जो है वो वंचित रहता है छोटे शहरों या राजधानी से दूर का जो लेखक है। मैम बहुत अच्छी बातें कही आपने और ये बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई है। क्योंकि जो छोटे शहरों के लेखक होते थे, बहुत बार उनकी रचनाएँ डाक में पहुँच नहीं पाती थी या कई बार ऐसा होता था कि कोई विशेषांक यदि निकलने वाला है और उन्होंने उसके लिए भेजा तो उस समय के पश्चात मिलता था। तो बहुत बहुत सारी बाधाएँ थी जो राजधानी से इतर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो लिखने वाली प्रतिभाएँ थी, उनके लिए बहुत बाधाएँ थी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज मेल कर सकते हैं। तो ये जो देश काल की बात हम लोग करते हैं कि एक तो समस्या देश से जुड़ी हुई है, स्थान से जुड़ी हुई है और दूसरी समस्या समय से जुड़ी हुई है। यानी जो एक समय बीत चुका है, जो एक दौर बीत चुका है, उसमें जो राजधानी से इतर लेखक थे, उसमें कई ऐसे संभावनाशील लेखक थे, जिनकी प्रतिभा उस प्रकार से सामने नहीं आ पाई जिस प्रकार से राजधानी में रहने पर आ पाती। जैसे अभी आपने इंटरनेट की सुविधा का थोड़ा-सा ज़िक्र किया है तो मैं चाहती हूँ कि इस बिंदु से जो बदलाव आए हैं राजधानी से इतर लेखन में, उस पर आपकी क्या राय है? माइक को टच कर दीजिए मैम। हो गया। अच्छा। आ, बात हो रही थी कि राजधानी से इतर जो लेखक हैं, ये जो अभी का आधुनिक जो मेल की सुविधा है, इनसे फर्क क्या पड़ रहा है? देखो, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि हम बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। एक तो हर हाथ में मोबाइल आने से, मोबाइल जब मान लीजिए लैपटॉप नहीं भी है किसी के पास, मोबाइल है, तो एक बहुत ही साधारण सा भी जिसे पढ़ना लिखना आता है या कुछ सोच पाता है या उसने कुछ भी रचना की है, तो वो एक काम तो ये ज़रूर कर सकता है कि अगर उसके पास पत्रिकाओं का की मतलब मेल आईडी है या इस तरह का कोई पता है, तो वो उस पे प्रेषित तो कर सकता है, जो कि आज से 20-25 साल पहले लेखक बहुत अपने आप से ही बहुत ज़्यादातर लड़ता था। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं महिलाओं के संदर्भ में ये बात कहूँगी कि तब तो आज के जैसे जो आज का समय है, जितना बच्चियों को देखते हैं हम कि वो हर काम खुद कर लेती हैं, हमारे ज़माने में जो हम लोग थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे दूसरों पे। या तो घर के मर्दों पे या फिर मतलब जैसे मेरा ही है, मैं लिफाफे में भर के रचनाएँ पापा को दे देती थी। पापा को दिया, उन्होंने अपने चपरासी को दिया और उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो वो मेरे लिए एक आसान सा था तरीका। लेकिन शादी के बाद ये बहुत बड़ी बात हो मतलब ये एक समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी मेरे साथ कि मैं इसको कैसे अरे पहुँचाऊँ? एक बहुत लंबे समय तक एक झिझक थी। आप नए वातावरण में आते हैं तो एक झिझक भी हो जाती है कि मैं कुछ लिख रही हूँ, लोग उसको क्या समझ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो फिर वो चीज़ जब मैं अरे रचनाएँ जो है वो लिफ़ाफ़े में भर के दे रही हूँ, तो उसे कैसे लिया जाएगा? ये कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं औरतों के साथ। तो ये चीज़ें जो थी पहले, वो अब नहीं है। अब अगर आप लिखते हो, लिखने में रुचि है आपकी, आपके पास एक लैपटॉप है या एक मोबाइल है, तो आप बाकायदा लिख के और बिना किसी संकोच के भेज सकते हो। फिर वो एक दूसरा स्टेप हो गया, जब वो पहुँच गया वहाँ पत्रिका के पास गया, अब वो उन उधर वाली ज़िम्मेदारी हो गई ना कि वो उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि उनको कैसा लग रहा है, छापने लायक लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन जो एक पहला वाला जो स्टेप होता था, खुद से, खुद के मतलब अपने उससे लड़ाई एक जो होती थी, उससे निकल पाना, तो ये वाली चीज़ जो है अब हट गई है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ी देन है ये इंटरनेट की।
स्त्रियों की दुनिया बहुत कुछ मुझे लगता है इसने भी बदली है। सिर्फ लेखक ही नहीं, और भी चीजों को आप पूरा कवर करिए तो स्त्रियों की दुनिया में बहुत बदलाव इस जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू आया है। ये बहुत आपने उपयुक्त बात कही आज के संदर्भ में, क्योंकि जो बड़े लेखक होते थे अमूमन राजधानियों में रहा करते थे और अभी भी रहा करते हैं। यदि हम गणना भी कर लें, आंकड़ा भी निकालें, तो अधिकतर बड़े लेखक राजधानियों में निवास करते हैं। तो राजधानी से इतर जो लिखने वाले लोग होते थे, उनके भीतर एक संकोच बहुत अधिक होता था कि जो बड़े लेखक हैं उनसे मैं कैसे संपर्क करूं, और कई बार वो जीवन भर संपर्क कर नहीं पाते थे। आज इंटरनेट के माध्यम से छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बों में रहने वाला लेखक और पाठक उन बड़े लेखकों से और राजधानी में रहने वाले लेखकों से संपर्क कर पाता है और अपने लेखन पर भी उनकी प्रतिक्रिया वो प्राप्त कर लेता है। तो सचमुच इंटरनेट के दौर में राजधानी से इतर जो लेखक हैं उनके लिए अब थोड़ी समस्या कम है। लेकिन उस जमाने में भी कुछ ऐसे भी लेखक हुए जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि छोटे शहरों में रहकर प्राप्त की और राजधानी की ओर उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। ऐसे कुछ लेखक यदि आपको इस समय याद आ रहे हो या उनसे जुड़ा कोई संस्मरण याद आ रहा हो, तो मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में बड़ी बिंदियों को बताएं। देखिए, एक तो बहुत बड़े लेखक शिवमूर्ति जी हैं, जो जिनकी भी नौकरी ऐसे ही थी, मेरे पापा जैसे ही गांव कस्बों वाली। मुझे याद है मेरे पापा जो है जब बस्ती में पोस्टिंग थी पापा की, तो पापा मेरे पशुपालन अधिकारी थे और शिवमूर्ति जी की भी पोस्टिंग वहीं पे थी बस्ती में। और वो अक्सर अपनी गाय लेकर आते थे पापा के पास, गाय को, उनकी गाय जब भी वो गाय पालते थे। और आज भी उनका मैंने पढ़ा, अभी भी पढ़ा, तो वो गांव में अपने जो है उन्होंने गाय और खेती बाड़ी पूरी बहुत अच्छे से वो संभाली हुई है, मतलब उनकी रुचि है बहुत ज्यादा गांव से संबंधी चीजों में। तो वो आते थे पापा के पास, तो और उनकी भी जब वो अभी भी उन्होंने संस्मरण उनका मैंने कहीं पढ़ा कि उनका ज्यादातर समय ऐसे ही जगहों पे कस्बे नुमा शहरों में बीता है। तो आखिर उन्होंने भी वो एक पावरफुल जगह पे थे, लेकिन लिखा उन्होंने और उन्होंने भी उसी तरह रचनाएं भेजी। बस थोड़ा सा पुरुष रचनाकारों में और स्त्री रचनाकारों में एक थोड़ा सा अंतर ये होता है कि पुरुष अपनी चीजें अगर जो चाहे जहां तक पहुंचाना, तो वो पहुंचा सकता है, उसके कदम, मतलब वो खुद चाह के और खुद चल के जा सकता है। स्त्रियों के साथ ये बहुत, हर स्त्री इस स्थिति में नहीं होती कि वो जो सोचे या जो वो है उसके लिए उसके कदम जो है वो उस जगह तक पहुंचा दें उसको। तो थोड़ा सा जैसे ये थे, यहीं पे हैं दिनेश कुशवाहा सर हैं विश्वविद्यालय में। मुझे लगता है वो लगभग तभी से जब मेरी 94 में शादी हुई थी, रीवा में मैं आई थी, तभी वो भी आए थे बनारस से, यहाँ ज्वाइन किया था उन्होंने हिंदी विभाग रीवा यूनिवर्सिटी में। तो वो भी लगभग ऐसे ही शहरों में है, लेकिन उनका भी है, बहुत नामी है और राजधानी के बहुत से लेखकों से उनका है, मतलब उठना बैठना, बड़े लेखकों से नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह जी उनके गुरु थे। तो पुरुषों के साथ ये थोड़ी सी तो जो है वो सहूलियत रहती ही है। अब इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना। ये बहुत खास आपने बिंदु उठाए हैं कुछ, कि देश की समस्या, काल की समस्या और फिर जेंडर की समस्या। क्योंकि एक ही युग में और एक ही परिस्थिति में स्त्री के लिए अलग प्रकार की बाधाएं हो जाती हैं। और अभी यदि हम समकालीनता की बात करें, तो आज कई बाधाओं को हम लोग पार कर चुके हैं, जिसमें इंटरनेट ने भी सहायता की है। और जो बात आपने कही कि जो सामाजिक वातावरण है उसमें भी बदलाव आया है, जिसमें आपने अपना उदाहरण दिया कि एक नई बहू के लिए लिफाफे में भरकर रचनाएं भेजना भी एक संकोच का विषय था। तो इत्यादि कारण रहे हैं। और राजधानी से इतर जो लेखक हैं उनकी दुनिया पहले जितनी चुनौतीपूर्ण थी उससे कुछ तो कम चुनौतीपूर्ण अब हुई है। लेकिन यदि हम पत्र पत्रिकाओं की बात करें और प्रकाशन की बात करें,
तो उस दृष्टि से राजधानी से इतर कैसा वातावरण आपको दिखाई देता है? अ, इस इस बात को भी मैं एक उदाहरण से लूँ आपके। जैसे मैत्रेयी पुष्पा जी का आत्मकथा मैंने पढ़ी थी। उन्होंने काफ़ी देर में लेखन शुरू किया। वही एक स्त्री जन्य संकोच और एक पारिवारिक कि मैं इनकी पत्नी हूँ या पति को नहीं पसंद है लेखन या वो उसे बहुत महत्व नहीं देते हैं। इन सब चीज़ों से उबरने में उन्हें बहुत लंबा समय लगा। तो वो क्योंकि दिल्ली में थीं, तो वो क्या करती थीं, उन्होंने जैसा कि लिखा है कि वो खुद अपनी रचनाएँ लेकर पहले तो वो लिफ़ाफ़ों में भर के भेजती थीं, वो लौट आती थी। फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं खुद लेके जाऊँ दफ़्तर में। तो उसका भी उन्होंने अनुभव लिखा है कि संपादक जो है वो महत्व नहीं देते थे। अरे! पता नहीं कौन आ गई है, लेके अपनी रचना, कोई महत्व नहीं। लेकिन एक संपादक ने उनको महत्व दिया, उनकी रचनाओं को परखा और इस तरह से जो भी उनके बीच जो आत्मीय संबंध बने या चाहे जो भी हो, ये सारी चीज़ें जो है आखिर राजधानी में रहने का एक फ़ायदा तो एक बहुत घरेलू औरत को इस तरह से मिला। जो कि बहुत दूर राजधानी से दूर रहने वाली महिला, हम तो न जो है सिर्फ़ रचना लेके नहीं किसी संपादक के पास जा सकते थे, कि हमें कोई चीज़ छपवानी है, कोई वहाँ से कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, चलो हम उसके दफ़्तर में जाएँगे। राजधानी में रहते तो शायद ये भी कर सकते थे। 1 दिन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, हो सकता है महीनों, दिन, साल निकलते, किसी दिन निकल जाते लेकिन है ना रचना अपनी कि चलो हमें जाके किसी पत्रिका के दफ़्तर में देनी है। जैसे किताबें छपवाने का ही है। अब आपने बहुत लंबा समय राजधानी के लेखकों को ये बात सही है कि उनको किताबें छपवाने में थोड़ा तो वो लगता है। जैसे आप आमने-सामने आप एक टेबल के बैठे हुए हो और बात कर रहे हो, उसका एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप केवल फ़ोन से और आपने अपने मैसेज भेजे कि भई मेरे पास ये इस पत्रिकाओं में रचनाएँ मेरी प्रकाशित हैं और मैं संग्रह लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ या मैंने कोई उपन्यास लिखा है, मैं उसे छपवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। तो ये चीज़ें बहुत लंबा समय लेती हैं, एक राजधानी से दूर मतलब राजधानी मैं कहूँ या फिर जहाँ प्रकाशक हैं, महत्वपूर्ण प्रकाशक हैं। मतलब जहाँ से निकली किताबों को लोग नोटिस करते हैं। मैंने बहुत देखा है, बहुत बड़े-बड़े प्रकाशक जो हैं, बहुत साधारण किताब भी छापते हैं, लेकिन उनकी वाहवाही होती है, बात होती है, चर्चा होती है और बहुत ही मतलब अच्छी किताबों की कोई चर्चा नहीं होती है क्योंकि वो बहुत सामान्य से प्रकाशक से आए हुए हैं। एक है जुमला है कहिए आप एक डायलॉग है कि आप बहुत अच्छा लिखोगे, बहुत अच्छा आपके लेखन में दम होगा, तो आप अपना सफ़र तय कर लोगे। एक ये है जुमला मैं तो इसको जुमला ही कहूँगी। होता होगा कोई मतलब एक आधे ऐसे लोग भी होते हैं कि बहुत लेकिन जो एक है ना कि आप आसानी से थोड़ा-सा सहूलियत से चीज़ों तक पहुँचते हैं और एक है आपको बहुत मैं कभी बहुत लोग हार के छोड़ देते हैं, वो लाइन ही बदल देते हैं। ऐसा होता है कस्बों में मैंने क कभी-कभी मुझे मतलब लगता है कि कितनी प्रतिभाएँ हैं ऐसी, जो छोड़ देती हैं, उनको नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ कैसे जाना है। मतलब ये रास्ता कैसे कोई बहुत यानी कि मैम आसान कह नहीं है। सकते हैं मैम थोड़ा-सा मैं बीच में आपको विराम करवा रही हूँ। मैं ये जी, कहना चाह रही हूँ, आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि जो राजधानी है, बेशक वो राज्य की राजधानी है या देश की राजधानी है, वो साहित्य का केंद्र है और केंद्र से दूर रहकर कितना भी अच्छा लेखन हो रहा है, जब तक वो केंद्र में नहीं पहुँच जाते हैं, पाठकों, आलोचकों का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है। ऐसा है मैम? नहीं ये बिल्कुल सुनाई दे रहा है आवाज़? आवाज़ आ रही है? ये मैं बिल्कुल मानती हूँ क्योंकि मैं एक बहुत लंबे समय से मैं लिख रही हूँ। काफ़ी मतलब मुझे लगता है 16-17 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया है और आप कह सकते हो कि अच्छी खासी पत्रिकाओं में जितनी भी हैं देश की रेपुटेटेड पत्रिकाएँ, सब में छपी हूँ। अ, ऑफ द रिकॉर्ड आप कहिए तो पाठकों के ढेरों पर वो आते हैं, पहले पत्र आते थे, अब फ़ोन से आता है वो।
लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी आलोचक ने हिंदी के या किसी बहुत उसने जो है कोई नोटिस लिया हो कि हाँ अरे आपकी ये आप ऑफ द रिकॉर्ड आप बोल दोगे। आप मतलब वो रिकॉर्ड ना रहे उसपे, लेकिन आप ऐसे बोल दोगे, आप आमने-सामने बोल दोगे। लेकिन जहाँ आपको वो करना होगा, नोटिस वहाँ आप नहीं लिए जाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब क्यों वो इतना जब समय बीत चुकता है ना, तब वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब तो ये इस समय बस ये लगता है कि आप जो कहना चाहते हो, आप वो कह पाओ, लिख पाओ जो चाहते हो। और अब ये स्थिति है कि जब आप लिखोगे, तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो उसको लेगा ही नोटिस, पत्रिकाएँ छाप ही रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, जो बहुत इधर के दिनों में कुछ ये देखने में आई है, पता नहीं आप लोगों ने महसूस किया है कि नहीं? अच्छा मतलब मैंने भी ये देखा है कि मैं कभी-कभी जैसे हतोत्साहित भी हो जाता है व्यक्ति कि अरे यार इतना कर रहे हैं, इतना न कहीं कुछ नहीं है। आप बहुत सारे मंच हैं, जहाँ से वही-वही 2-4 चेहरे आपको हर मंच पे नज़र आते हैं। हर जगह, हर मंच पे बस वही। तो ये लगता है क्या बस यही 4 लोग हैं? हिंदी साहित्य में सिर्फ़ इन्हीं 4 लोगों से चल रहा। तो लेकिन फिर ये लगता है हो सकता है कि अपने अंदर इतनी एनर्जी ना हो या जो दिखता है बहुत लोग ये कहते हैं कि भई जब दिखोगे, हर जगह मौजूद हो तो बात भी उन्हीं की होती है। तो ये चीज़ें हैं जो समय मैम चल मुझे रहा है। एक सवाल मन में आ गया आपकी बातों से, तो मैंने सोचा बीच में ही पूछ लेती हूँ कि जो दिखने की बात हो रही है, उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है और यात्रा के लिए टिकट लगती है। और हर लेखक आर्थिक रूप से इतना मजबूत भी नहीं होता सक्षम नहीं कि वो हर कार्यक्रम में पहुँच सके अपने खर्चे से। एक तो ये बात। दूसरी बात जो राजधानी में लेखक हैं, उनका भी है, मूल किसी न किसी गाँव या कस्बों से जुड़ता है। तो जुड़ा इन दोनों स्थितियों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक तो सक्षम होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आप हर तरह से सक्षम हो। आप इतने सक्षम हो कि आपको हर मंच बुला रहा है ना? उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो मैं अब यहाँ पे नहीं बोलूँगी कि उसके लिए क्या-क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसके लिए सभी लोग नहीं वो सब चीज़ें कर पाते हैं। अर्थतंत्र तो बहुत बड़ा बात होती है। जैसे मैं एक छोटी-सी बात कहूँ कि आपने किताब दे दी प्रकाशक को, छप गई वो। प्रकाशक आपको कितनी देगा प्रति? 6 या 12 बाकी आपको खुद खरीदनी है। अब आपकी कोई किताब अब जो हर किसी के फ़ेसबुक पेज पे दिख रही है, हर आदमी ने उसको उस पर लिखा है, तो आप क्या सोचोगे कि मैंने ही ना किताब वो बाइंड करके भेजी है, मेरा अर्थतंत्र इतना मजबूत है कि मैं किताबें खरीदूँ, फिर बाय पोस्ट उसको भेजूँ, ₹100 से कम लगता नहीं है, एक बार में स्पीड पोस्ट भेजने में। तो भई अगर मेरे को किताब किसी ने भेजी है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है एक ये कह सकते हैं आपकी मतलब कुछ भी कहते हैं नैतिक कर्तव्य कह सकते हैं कि भई मैं 4 लाइन उस पे लिख दूँ। तो ये चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं, शुरुआत में नहीं आती थी समझ में कि तो थोड़ा-सा देख के लगता था अरे! ये इस आदमी की किताब तो कितनी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। अ, कैसे पढ़ रहे हैं? तो फिर जब कुछ-कुछ लोगों से बात होती है तो समझ में अरे भाई किताब जब मेरे पास आ गई तो क्या करेंगे? मरता क्या ना करता 4 लाइन तो लिखनी है। है ना? तो ये चीज़ें चलती हैं, अब इनमें कुछ कर नहीं सकता कोई, ये है। ये आज के समय का सच है। एक इंटरनेट या ये कहिए ये जो सोशल मीडिया है, इसका एक ये वो है, नुकसान भी है। साहित्य को इसने इस तरह से नुकसान भी पहुँचाया है। जो हैं कुछ लोग मैं तो ऐसे भी लेखक को जानती हूँ जो बहुत छोटे शहर में रहते हैं, संत भाव से लिखते हैं। मतलब लेखन उनके लिए एक साधना है। कि मतलब मैं मतलब लिखना है मैंने आज इतना लिखा तो मेरा दिन ये कंप्लीट हुआ एक संतुष्टि रहती है मन में उनको किस इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है तो ये भी है इस तरह के भी लेखक देखे जो बहुत छपते भी हैं ऐसा भी है हाँ चर्चा नहीं होती है लेकिन छपते खूब है
छपते इस तरह से हैं कि हर पत्रिका उनको छाप रही है, हर महत्वपूर्ण पत्रिका छाप रही है उनको, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको क्या कह सकते हैं? ऐसे लेखकों को भी जानते हैं, ऐसे लेखक बहुत सारे लेखक हैं, वो नहीं जुड़े हैं, बहुत से लेखक ऐसे हैं जो फ़ेसबुक पर नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं वो। लेकिन अब आज का मैम, जो बातचीत समय को है वो आगे ये है कि बढ़ाएंगे। जो दिख रहा है ले, बस वही है लेखक। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले आपकी किसी रचना का कोई अंश यदि आप बड़ी बिंदियों के लिए प्रस्तुत कर देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ये पिछले साल ये 2022 से मेरा एक उपन्यास आया। ये है, दिख रहा है कि नहीं? इलाहाबाद रोड, वार्ड नंबर 16 इलाहाबाद रोड। मैं इसका थोड़ा-सा अंश कुछ पढ़ दे रही हूँ। ये विकास के ऊपर है, मतलब विकास की जो आजकल बहुत बात होती है। विकास, शहर का विकास और देश का विकास, इस पे ये थोड़ी-सी एक छोटी-सी टिप्पणी है उपन्यास में। मैं इसे थोड़ा-सा पढ़ दे रही हूँ आप लोग के लिए। इसका एक शेर पढ़ दूँ। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर। शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर। शहर पर यह जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। छोटे-छोटे लड़कों में बाइक से चलने की होड़ लगी है। कैसे-कैसे तो बाइक आ गए हैं। इतनी आवाज करते हैं कि बगल से निकले तो लगता है कान का पर्दा फट जाएगा। ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताते उड़े जाते हैं। अक्सर एक्सीडेंट की खबरों से अखबार भरे रहते हैं। जब कोई दुर्घटना होती, कोई जान से जाता, ट्रैफिक पुलिस की सख्ती बढ़ जाती। जगह-जगह चेकिंग होती, हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जाता। फाइन लगने लगता, चालान कटता और 10-15 दिन बीतते न बीतते फिर से सब कुछ पूर्ववत हो जाता। पुलिस वालों के पास यही एक काम थोड़ी है कि सबके सिर पर हेलमेट देखते फिरे। तुम्हारा सिर है, जब तुम्हें ही फिक्र नहीं तो कोई दूसरा कब तक डंडा लेकर खड़ा रहे। सड़क फ्लाईओवर बनवाने को विकास का नाम दे दिया गया था। उसे याद था 25 वर्ष पहले जब वह लोग सरकारी आवास से इस पैतृक आवास में रहने आए थे, तो गली के सामने से गुजरती सड़क की चौड़ाई 40 फीट थी और वह भी बहुत पर्याप्त थी। सड़क शहर के कुछ स्कूल इसी सड़क पर थे और उनके रिक्शे, ऑटो बड़े आराम से बिना किसी परेशानी के इस सड़क पर चलते थे। तब शहर से होकर चलने वाली बस, ट्रक इसी सड़क से होकर जाते थे। कभी कोई हादसा सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण नहीं हुआ था। फिर अचानक से जैसे भीड़ बढ़ गई, स्कूलों में हर क्लास के 2 से 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 तक सेक्शन हो गए। उसी हिसाब से ट्रैफिक बढ़ा, लोगों के घर बड़ी-बड़ी गाड़ियां आ गई, छोटे-छोटे बच्चे स्कूटी और बाइक से चलने लगे। घर में जितने सदस्य उतनी गाड़ियां, 30 फीट की सड़क पर एसयूवी दौड़ने लगी। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की होड़ में बड़ी गाड़ी रखने लगा। सड़कों की चौड़ाई कम पड़नी ही थी, उन्हें चौड़ा किया जाने लगा। चौराहों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए फ्लाईओवर बने। शहर चारों ओर से विस्तार ले रहा था। शाम होते ही जिस तरफ से सीआर बोलने लगते थे, वह सब अब पॉश कॉलोनियों में बदल गए थे। शहर के विकास के लिए ही रिंग रोड की योजना नेताजी ने प्रस्तावित की और काम शुरू हुआ। जो नेताजी स्थानीय लोगों के छोटे-मोटे काम करने में रुचि नहीं दिखाते थे, सामने दरवाजे पर जनता इंतजार में बैठी रहती थी और उनके आशा के केंद्र उनके प्रतिनिधि मंत्री जी पिछले दरवाजे से निकल जाते थे और बाद में कोई आकर सूचित करता था कि नेताजी को तो फला-फला का फ़ोन आ गया और वे चले गए। जनता दिनों, महीनों, वर्षों से ये खेल देखती रही। नेताजी की रुचि तो बड़ी डील में थी, जैसे कि प्रस्तावित रिंग रोड। युद्ध स्तर पर वह प्रोपेगेंडा कर रहे थे और अपनी योजनाओं के विषय में सबसे पहले उन्होंने रिंग रोड की साइट देखी। शहर से सटा हुआ रूरल एरिया जहां जमीन बेहद सस्ती थी वर्तमान समय में, और सरकारी मुआवजे की जो राशि फिक्स की गई थी वह कहीं ज्यादा थी। अब उनके दिमाग की बत्ती जली।
अपने चहेतों और लग्गू भग्गुओं को उपकृत करने का नायाब मौका उनके हाथ लग गया और ऑर्डर जारी किया कि जमीन खरीद लो, सरकार से मुआवजा मैं दिलवा दूंगा। भाई लोगों से जितना हुआ उतना जमीन लिए। शहर से जुड़े गांव की गरीब किसानों के शहरों में पढ़ने वाले लड़के, जिन्हें पता था कि पढ़कर भी कुछ न उखाड़ पाएंगे, कुछ पैसा आया तो शायद बिजनेस उजनेस कुछ कर सके और भविष्य का रोटी डाल का सहज हो जाए। उन्होंने अपने अभिभावकों पर दबाव डाला, जमीन से क्या होगा, अभी मूल्य मिल रहा है, बाद में शायद न मिले। पुरनिया दुनिया देखे लोग संशय जाहिर कर देते। अचानक शहरी बाबू लोग क्यों गांव में जमीन खरीदने लगे, उनके तो अपने गांव घर हैं। जवाब मिलता, आजकल बड़े आदमी लोग शहर से लगी गांव की जमीनों पर अपने फार्म हाउस बगैर बनवाते हैं। यह नया शगल है अमीरों का, फार्म हाउस बनवाना, वीकेंड पर वहां पार्टी करना, अपने रिश्तेदारों के साथ जाकर अच्छा समय बिताना। हमें इससे क्या, हमें तो पैसा चाहिए। इस तरह जमीनें बिकी। समयानुसार सरकारी आदेश आया, रिंग रोड का प्रस्ताव मंजूर हुआ, जमीन खरीदी जाने लगी और फिर नेताजी के कुछ रिश्तेदार जागृत हो गए। जिन्होंने जमीनें नहीं बेची थी, उन्हें जब पता चला कि रिंग रोड के दायरे में आने वाली जमीनों का सरकार अच्छा मुआवजा दे रही है, तो अचानक से वह भी क्रियाशील हो गए। अपनी जमीनों को मुआवजे के दायरे में लाने के लिए छटपटाने लगे। इस छटपटाहट के फलस्वरूप नेताजी से पिछड़ी रिश्तेदारियां खंगाली गईं। उनके जाति का वास्ता दिया गया और फिर रिंग रोड का जो सिनेरियो सामने आया, वह ऐसा था कि जो शर्मा जी पहले अपने गांव पुरानी सड़क से 1 घंटे में पहुंच जाते थे, अब 2.5 घंटे लगने लगे। रिंग रोड की साफ सुथरी 4 लेन सड़क से जाने कितनी जमीनें छोड़ने, किसकी लेनी, यहाँ नहीं वहां, यह करते करते जो सड़क 1 किलोमीटर में खत्म होती, उसने 5 किलोमीटर का एरिया कवर किया। विकास का एक नमूना था ये भी। विकास देखते ही देखते जाने पहचाने शहर को अपरिचित कर देता है, पते बदल देता है। उन्हीं शहरों को हम किसी और नाम से जानने लग पड़ते हैं। ये आपका ये पाठ आज के विषय के अनुकूल रहा, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दरअसल कई तरह की स्थितियां हैं। एक तो यह स्थितियां कि रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन जो हो रहा है, उसमें कह सकते हैं कि लेखकों का भी पलायन गांवों कस्बों से राजधानी और महानगरों की ओर हो रहा है। दूसरी ओर गांव कस्बे महानगर में परिवर्तित हो रहे हैं, पते बदल जा रहे हैं, बदल जाना जा रहे हैं। पहचाना शहर नया शहर बनता जा रहा है। बहुत सारी स्थितियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही थी कि ऐसे भी लेखक हैं जो संत की तरह लिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कुंभन दास ने जब भक्ति काल में कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, तो आज भी वे पंक्तियां प्रासंगिक हैं। ऐसा मुझे लग रहा है आपकी बातों से। लेकिन मैम एक और बात मैं इस संदर्भ में आपसे जानना चाहूंगी कि जो युवा लेखक हैं और गांव कस्बों में रहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आज लेखन सिर्फ शौक नहीं रह करके शौक से बड़ी चीज बन गई है, बहुत हद तक ये एक करियर भी बन गया है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, लेखन को कैरियर बनाना कोई बुरा नहीं है। जीवन में बहुत सारे, इतने सारे काम है दुनिया में। बहुत से काम में चोरी चकारी करनी पड़ती है। बहुत गलत करना भी पड़ता है। बहुत सारी कुछ तामझाम और ये वो सब है। ये तो दिमाग का काम है। लेखन भी बहुत तरह का होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिखने से जो है वो पैसा कमाइए और उसे कैरियर बनाइए। कोई किसी भी तरह से ये बुरा नहीं है। मैं लिखे और छपे हुए शब्द को, किसी भी शब्द को मैं गलत नहीं मानती। अच्छा लेखन, बुरा लेखन, साहित्यिक लेखन, असाहित्यिक, ऐसा कुछ नहीं है। अखबार में भी जो लोग लिखते हैं, जो रोज का न्यूज़ बनाते हैं, मेहनत वो भी करते हैं और उसमें भी कुछ तो सच्चाई होती है। उस सच्चाई को लाने के लिए वो जान को जोखिम में डालते हैं। तो और लेखन देखा जाए तो लिखकर ही जो है, कुछ लेखकों ने तो कितना सिर्फ लेखन के बदौलत उन्होंने जो है अपना जीवन गुजारा है।
जैसे कि प्रेमचंद जी तो हैं इसके उदाहरण ही, ये लिखकर ही उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा है। इसके अलावा तो उन्होंने शायद कुछ बहुत ही कम समय के लिए नौकरी करी या जो भी है। दूसरी जो है, एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है हम कहेंगे, एक उसको आप पल्प साहित्य कहिए या जो भी, गुलशन नंदा का है हमारे सामने एक उदाहरण है। एक वेद प्रकाश शर्मा हुए थे, ओम प्रकाश शर्मा जी। तो ये लोगों ने लिखकर ही, चाहे जो भी है, दिमाग की देखिए खुराक, जरूरी नहीं कि वो हर आदमी झूठा सच को समझ ही पाए, या अमृतलाल नागर के नाच्यो बहुत गोपाल को समझ ही पाए, या उसको वो लेखन पसंद ही हो, ऐसा नहीं है। लोग ये इसे भी पसंद करते हैं। और बहुत कुछ देखा जाए तो इस तरह की जो है जासूसी का, एक तरह से कहिए तो मूल हम मानेंगे चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता जो है देविका नंदन खत्री का। तो कितना दिमाग लगाया उन्होंने, कितना जो है घूमे, कहाँ कहाँ नहीं, और उन्होंने कितना दिमाग लगा के उसको लिखा। तो लेखन जो है ये जरूरी नहीं है कि बैठा लेखक जो है गरीबी की उसमें पिसता रहे और ऐसा लेखन करता रहे। लेखन से पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग। और ये एक समय था जब बहुत ये खराब माना जाता था, मुझे लगता है, क्योंकि ज्यादातर लेखक अच्छी नौकरियों में होते थे और वो एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करते थे कि हाँ ठीक है। बहुत से लेखक ऐसे हुए हैं पहले, जो एक अच्छी बहुत बढ़िया नौकरी में रहते थे और फिर उसके बाद से लेकर, एक हमें लगता है राजेंद्र यादव जी ने कभी नौकरी नहीं की, उन्होंने भी, उन्होंने जो है वो हंस पत्रिका और अपने लेखन के बदौलत ही जीवन काटा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उनकी जीवन संगनी एक बहुत अच्छी नौकरी में थी, एक सम्मानजनक नौकरी में थी, और आर्थिक स्थिति उनकी इस तरह से थी कि उनकी गृहस्थी चल रही थी। लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो लेखन अगर बढ़िया दे रहा है पैसा आपको, तो क्या बुरा है। अगर चेतन भगत जो लिख रहे हैं तो कोई वो पाप तो कर नहीं रहे हैं। अच्छा लेखन उनका, बहुत आप उसको साहित्यिक मत मानिए, लेकिन है, वो भी एक तरह का लेखन है और वो कुछ न कुछ दे रहा है युवा पीढ़ी को। हम ये भी नहीं कह सकते कि चेतन भगत ने कुछ नया नए पीढ़ी को कुछ उन्होंने नहीं दिया है। तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखता ही है, नई पीढ़ी सीख ही रही है, उसे पसंद भी है। और बहुत लोग इस तरह के लेखन में उतर रहे हैं, जानबूझकर उतर रहे हैं, कि अगर आपके अंदर कल्पनाशीलता है, आपके पास शब्द हैं, भाषा है, तो ऐसा लेखन लिखा जाए जिससे आप कुछ अच्छा कमा भी पाए। लेकिन ये स्थिति है कम, क्योंकि हिंदी का लेखक तो ज्यादातर गरीब ही है। ऐसा जी, कुछ जो बिंदु आपने कही, वो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी है। जैसे आपने देवकीनंदन खत्री का ज़िक्र किया और चंद्रकांता को पढ़ने के लिए और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी। और फिर आपने सीखी। जासूसी उपन्यासों की भी बात की, जब गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और सचमुच बहुत अच्छी बात है कि आपने उन साहित्य की तरफ भी दर्शकों का ध्यान दिलाया, जिसको पल्प साहित्य या लुगदी साहित्य कह के बार-बार खारिज कर दिया जाता है। मैं एक प्रश्न आज के संदर्भ में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो गाँव कस्बों में लेखन कर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट पर जो मौजूद कुछ मंच हैं, जिनका उपयोग वो अपने लेखन के लिए और अपने लेखन से कुछ पैसे कमाने के लिए भी कर सकते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में देखिए मुझे बहुत जान, क्योंकि मैं जब कुछ साल पहले की बात करूं तो ऐसे मंच मुझे भी आकर्षित करते थे, और मुझे लगता था शायद मुझे इससे कुछ मिल जाए। लेकिन मैं मतलब निराश ही हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब उससे कुछ मिल रहा हो। अब जिनको मिलता है, मुझे लगता है कि हो सकता है वो भी संबंध से बनते हों, या आप आमने-सामने जाके बात कर सकने की कला में माहिर हों, या कुछ आपका पहले ही बहुत अच्छा एक मतलब वो हो, अ, कहते नहीं है कि पृष्ठभूमि भी आपकी अच्छी हो एक, तो हो सकता है। लेकिन मतलब उन्हें
मैं क्या कह सकती हूँ कि नया लेखक जो है, अब वो मैंने अभी तो यही देखा है, कहते हैं अंग्रेजी लेखन में भी बहुत पैसा है, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों का मैं प्रचार देख रही हूँ, आप पैसा दे के किताब छपवाइए। एक ये एक नया वो आया है प्रकाशन जगत का जो है, इसमें बहुत भ्रमित भी हो रहे हैं नए लेखक कि आखिर वो कहाँ से छपवाएं किताब। क्योंकि एक लेख लिखते हैं, अगर आप जब भी, अगर ये कहता है कि मैं छपने के लिए नहीं लिखता, तो ये गलत है। जब आप कुछ भी लिखते हैं तो आपका मन होता है कि उसे चार लोग पढ़ें, ऐसा होता है। तो इस चक्कर में बहुत से लोग जो है, वो बहुत से बच्चे जो है, ये कहिए कि अपने जेब खर्च शायद कटौती कर करके पैसा जमा करते हैं कि मेरी एक किताब आ जाए। तो ये भी है भ्रम जाल, ऐसे ही बना हुआ है। क्योंकि इस तरह के प्रचार आपने भी देखे होंगे। ये जरूर है कि वहां थोड़ी सी ये ईमानदारी है कि वो साफ साफ कहते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको इतनी कॉपी दूंगा। फिर बाकी आपका है कि आप अपनी किताब को कहाँ तक ले जाते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। तो ये सब चीजें हैं, तो अब ये है कि आप पहुंचते कहाँ तक हैं, आपके हिस्से में आता कौन है। हो सकता है इसी के जरिए आपको बहुत कभी अच्छा भी मिल जाता है मौका। तो ये है भ्रमजाल है, क्योंकि मैंने ये देखा है बहुत से नए लेखक जो है इस तरह से भी जो आ रहे हैं, किताब बहुत सारी आ रही है, कुछ हमको दिखते हैं, जैसे अभी 4 दिन हुआ उनके फेसबुक पे मैंने देखा कुछ चीजें, और पता चला किताब आ गई। तो किताब क्या हो रही है, इस केवल किताब के लिए ही, क्योंकि आप किताब देखिए ना, कि आपकी 2 रचनाओं के साथ आप इतने पैसे भेजिए, फिर वो एक संकलन करके आ जाएगा। आप एक नया और आया है आजकल चलन कि आप अपनी प्रविष्टि भेजिए किताबों की, ये वो है, ये पुरस्कार है, आप अपनी प्रविष्टि भेजिए, प्रविष्टि के साथ आप इतने सहयोग राशि नहीं, प्रविष्टि राशि राशि भेजिए उसको, और फिर उसके बाद वो पुरस्कार घोषित करेंगे। तो ये चीजें चल रही हैं। अब ये है कौन इसमें फंसता है, कौन बच जाता है, ये सब भाग्य की बात। जिज्ञासाएं तो बहुत है मेरे मन में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी किसी एक और रचना का थोड़ा सा अंश बड़ी बिंदियों के लिए पढ़ दें। ये मेरा पहला संग्रह है, अ, दिख रहा है, उम्र जितना लंबा प्यार। ये पहला वो है संग्रह, इसी में से एक कहानी है मेरी। ये भी हंस में छपी थी, जब मैं बहुत लंबे निर्वासन के बाद जब मैं फिर से लेखन में सक्रिय हुई। तो ये उस समय की 2010 में ये फिर पहली कहानी है, हंस में ही छपी थी ये भी। तो इसमें से मैं थोड़ा सा पढ़ दूं। पहली कहानी थी डर। ये, मम्मी मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। बेटी का स्वर झुंझलाया हुआ, मतलब इरा अभी नहीं आई। थोड़ी दूर पर रहने वाले भाई की बेटी, एक ही क्लास में है दोनों, साथ ट्यूशन जाती है, सुविधा भी सुरक्षा भी, एक से भले दो। पर उसे 2 मिनट भी देर हुई नहीं कि इनका झुंझलाना शुरू। मम्मी फोन करो मामी को, इरा चली या नहीं, आती होगी, कल से मैं नहीं रुकूंगी, उसकी वजह से हमेशा लेट होते हैं, पीछे बैठना पड़ता है, जगह नहीं मिलती। बेटी की आवाज तल्ख है। मम्मी की ये सब बातें उसकी समझ में नहीं आती। इसके साथ जाओ, अकेले मत जाओ, सुनसान रास्ते से मत जाओ। लेकिन क्या वो चाहती है ये सब करना कहना? कितनी मन्नतों से मांगी थी बेटी, पर बेटी की माँ बनते ही कैसे तो एक डर भी भीतर पैदा हो गया। न, ये सामान्य मातृत्व का डर नहीं था, जो अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर हरदम सचेत रहता है। वह गिर न जाए, कोई चोट न लगा बैठे, कोई नुकसान न कर ले अपना। इन सब डरों के साथ साथ एक और अदृश्य सा डर, जो प्रत्यक्षतः कहीं नहीं दिखता था, पर था, और दिन ब दिन बेटी के बढ़ने के साथ ही वह भी बढ़ रहा था। डगमग चलते पांव कब का स्थिर मजबूत चाल चलने लगे। गिरने पड़ने, चोट खाने का कोई भय नहीं। फिर भी आंखों के दायरे से बाहर नहीं जाने देना चाहती वो उसे। कब मुक्त होगी वह इन डरों से? क्या कभी ये दुनिया वैसी होगी जहां कोई लड़की अपनी पूरी उम्र बगैर डरे जी पाए?
ईश्वर ने सृष्टि रचते हुए ये जो इतने सारे तरह-तरह के जीव-जंतु बनाए, उन सब में उसके जैसा बिल्कुल उसका दूसरा रूप, उसका पूरक उसका पूरक की नस्ल का क्या एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव है? फिर क्यों और कैसे एक की सत्ता दिन ब दिन और मजबूत होती गई और दूसरा सिर्फ दासनुमा भूमिका में उतरता गया? कैसी विडंबना है! डर भी उसी से है और डर भगाने के लिए सहारा भी उसी का है। और ताना जिंदगी के उम्र का कोई पड़ाव इस डर से अछूता बचा है क्या? छोटी बच्चियों से लेकर दादी-नानी की उम्र तक की औरत तभी तक सलामत जब तक सामने पड़ने वाले पुरुष के भीतर का पिशाच जाग न जाए और पिशाच के जगने न देने के लिए तमाम एहतियात, ऐसे न रहो, ये न पहनो, यूँ न बैठो, ऐसे न चलो, यूँ न देखो, बंदिशें, सलाह, सहूलियतें, समझाइशें। बहुत ही अच्छा अंश लगा ये और बिल्कुल ही एक स्त्री के मन की, एक माँ के मन की जो असुरक्षा भाव है, उसका आपने चित्रण किया बहुत ही जीवंत रूप में। और आज की इस बातचीत को हम लोगों को अब विराम देना पड़ेगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है और मेरी जिज्ञासाओं का तो कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, आज आपकी बातचीत से यह एक हम लोगों को आशा की किरण ज़रूर मिलती है कि गाँव, कस्बों में रहने वाले राजधानी से इतर जो साहित्य है, आज उसके लिए भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं। क्योंकि आज के इस इंटरनेट के युग में देश काल की बाधाओं से हम लोग काफ़ी हद तक उबर पाए हैं। मैम आपने बड़ी मिंदी के इस आमंत्रण को स्वीकार किया और हम लोगों के साथ बातचीत की, हमारे साथ अपने विचार साझा किए और युवाओं के लिए भी आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत-बहुत आभार और मुझे लगता है शायद इस बातचीत का ये नतीजा कुछ निकले जो लोग सुन रहे हो कि वो बड़े शहरों या राज्य की राजधानी या देश की राजधानी में जो भी है, वो छोटे कस्बों, शहरों और यहाँ के साहित्यकारों पर भी अपनी मतलब मंच वहाँ है, तो आप यहाँ से लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न करिए क्योंकि साधन भी वही है। मंच भी वही है, साधन भी वही है, सहूलियतें भी वही हैं। तो आपको नज़र थोड़ी ज़्यादा फैलानी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखनी पड़ेगी कि आप और लोगों तक भी पहुँचे। उनको मौके दें अपने मंच से अ, बोलने का या जो भी है, जहाँ भी है जो मंच जिनके पास। जैसे विभा रानी जी ने अपने मंच पे मुझे मौका दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही मैं सभी बड़ी बिंदियों को एक बार फिर से याद जी। दिला दूँ कि बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जाकर कम से कम 1 और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफ़ी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी को सहयोग करें क्योंकि बाय मी ए कॉफ़ी का पैसा कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए जाता है। अगले रविवार मिलेंगे फिर किसी एक और बड़ी बिंदी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।